प्रोफेसर सर के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि वो इंडिया में लेकर आए, नहीं तो वो विदेशों में ही रह जाता। अगर वो इंडिया में नहीं लाए होते तो ये बाहर वाले ही यूज करते, हम लोग के पास नहीं आ पाता। और एस रंजन सर के लिए भी जोरदार ताली। ये तो था विश्व में लाना और फिर भारत में लाना, फिर हमारे जिंदगी में भी तो कोई ना कोई लाया ना। भारत में बहुत सारी चीजें, क्या हम सब चीजों को जानते हैं? तो कोई ना कोई बताया, सबका मेंटर होता है। मेरे भी मेंटर हैं, मेरे बड़े भैया और मेरे हस्बैंड, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे बड़े भैया, अब यहाँ आप लोग जेठ को क्या बोलते हैं? बड़े भैया ही बोलते हैं। yes. हमारे ये बड़े भैया हैं और हम अपने ससुर को नहीं देखे। मेरे आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनके रूप में, मेरे ससुर के रूप में मेरे बड़े भैया, ये मेरे जेठ है, हमको कभी पता ही नहीं चला। उनको इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। जो एक बेटी को प्यार मिलता है ना, वो हमको उस घर में एक बहू होने के बाद भी एक बेटी जैसा प्यार, किसी चीज की रोक टोक नहीं, सारी आ जाती। जब मेरा मायका छूटा और ससुराल आया और दोनों में हमको अंतर पता नहीं चला। मजा तो तभी आता है ना जब कोई भेदभाव ना हो। अगर ससुराल में आके बहू 24 घंटे आपको यही याद दिलाया जाए कि आप एक बहू है और इसी दायरे में रहिए, तो कितना जिंदगी कठिन हो जाता है। लेकिन हमको वो फ्रीडम मिला जो मुझे मायके में था। जो करो, मन करे जो करो, जींस पहनो, कहीं घूमने जाओ, कुछ भी करो, किसी चीज की रोक टोक नहीं। मेरे बड़े भैया हमको बहुत मानते हैं और वैसे हम भी उनको एक पिता जैसा, जैसे अपने पापा को मानते थे, वही प्यार वही सम्मान उनको भी देते हैं। उसके बाद इस सुल्तानपुर में आके बोलने का पहली बार हमको मौका मिला। इसके लिए सुमन दीदी और राज बहादुर भैया दोनों लोग को मैं यहाँ से प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोनों बड़े हैं और ये रिएक्शन फैमिली कभी अंतर नहीं पता होने देता है। और दूसरे मेंटर मेरे हस्बैंड, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं पहले से, लेकिन वो उनकी बैचलर लाइफ को जानते थे। आज क्या है उनकी मैरिड लाइफ। अभी तक अकेले देखे थे उनको, आज साथ में देख के कैसा लग रहा है? हमको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको भी इतनी बड़ी फैमिली मिली है, इतना मान सम्मान प्यार इन्हीं की वजह से तो मिल रहा है ना, नहीं तो हमको कहाँ इतना मिल पाता। सबकी लाइफ कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। एक लड़की, इसको शुरू से ही ये दिखाया जाता है कि चलो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दूसरे के ऊपर निर्भर होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी पढ़ोगी, थोड़ी कम भी जिम्मेदारियां सीखोगी तो कोई बात नहीं, तुमको तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है। आज हमारा समाज जो महिला वर्ग है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा सब तोड़ते तोड़ते आज देखिए हम कहाँ हैं। आज़ादी मिली ना हमको, और हम क्या है, फिर भी अभी हमको सिखाया जाता है कि चलो पति के ऊपर डिपेंड रहना है। पर लड़के को क्या है, लड़के को तो शुरू से चिंता होता है ना कि हमको शादी करना है, किसी की जिंदगी, किसी को लाएंगे, उसकी पूरी परवरिश करना है, सब देखना है। ऐसे ही चिंता मेरे पति को भी कभी हुआ था कि शादी करेंगे, पता नहीं अच्छे से रख पाएंगे, देख पाएंगे कि नहीं। इसी वजह अपनी पढ़ाई किए, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की चिंता हुई, नौकरी किए, लेकिन वो नौकरी से जो अर्निंग पैसा कमाते थे वो उनको संतुष्टि नहीं थी। क्या होगा, 4000, 5000, 1500, 2000 में जिंदगी कटेगी अच्छे से। आज अच्छे से ठीक से जाओ कहीं बाहर में तो 2000 खाने पीने में ही उड़ जाता है। तो उनको लगा नहीं, ये नहीं हो पाएगा, हमको कुछ और करना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते उनको अपनी फैमिली के थ्रू पता चला डीएक्शन के बारे में, और डीएक्शन करते करते आज अपना एक स्टेटस बना लिए हैं, मिलेनियर भी है इस फील्ड में। जब सुमन दीदी हमको लखनऊ में मिली तो हमको यही बोली वो, भैया तो अपनी हरी खेती लहराए हैं और साथ में आप काटने आ गई। आप तो कुछ नहीं की, बिना कुछ किए आप ट्रिपल डायमंड बन गई। तो दीदी की ये बात सही है। अभी तक मेरी इनके साथ जो सफर है वो 7 महीने का ही है। अभी मेरी शादी ज्यादा दिन नहीं हुई, तो 7 महीने के सफर में अभी उतनी खेती और उतनी हरियाली तो मेरी नहीं हुई, लेकिन ट्रिपल डायमंड होने का पद हम
हमको भी मिल गया। सारा मेहनत यही किए और सही में खेती काटने तो हम साथ आए ही हैं, देख लीजिए। तो मैं डॉक्टर नीतू माझी, मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी यूजी, पीजी, बीएड और प्लस मेरी रिसर्च भी मेरी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही हुई। हम 7 भाई बहन हैं, जिसमें हम 5वें नंबर पे हैं। हमसे बड़े 3 दीदी भैया, फिर मेरे बाद 2 लोग हैं। हम अपने कास्ट, सबकी अपनी अपनी जाति है, वो अपनी जाति में हम पहली लड़की हैं जो हायर एजुकेशन और डॉक्टरेट है। इसके पापा पढ़ाते तो थे, लेकिन उनको कभी चिंता नहीं था कि चलो अगर पढ़ लेगी तो बाद में दिक्कत होगी। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ को चिंता था। हमेशा पापा को बोलती थी, पढ़ा देते हो ना, जब ब्याह करे फिर तैयार समझ में आई, जब लड़का नहीं मिली तब। हमेशा यही पापा को ताना देती थी। तो पापा बोले कोई बात नहीं, भविष्य देखा जाएगा क्या होगा। करते करते मेरी 3 बार जॉब लगी, तीनों बार हम नहीं किए। मेरा भी सपना था समाज सेवा करना, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में चेंज होना होता है तो बाधाएं बार बार आती हैं। जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचेंगे, जो गलत जो रास्ता जो हमको नहीं मिलना है वहाँ पे बाधाएं आती जाती है। तो मेरा यही था। जब पहली बार पीसीएस का पेपर पढ़ा, मेरा एमए फर्स्ट ईयर था उस टाइम, जिस दिन पेपर उसी दिन दीदी का तिलक और मेरा एग्ज़ाम। पहली बार फॉर्म डाले, छूट गया, नहीं दे पाए। फिर एग्ज़ाम तो बीत गया। उसके बाद मेरे एक सर थे, वो बोले कि बेटा लड़की हो, अगर शादी का दहेज कम कराना चाहती हो तो अच्छी नौकरी के तलाश में रहो, अच्छे से तैयारी करो, जिस दिन जॉब लग जाएगी दहेज माइनस हो जाएगा। समाज में देखे थे भाई दहेज चलता है, हमको भी चिंता था। मम्मी की बातें बार बार टन टन कान में बजती थी कि जिसे लड़का नहीं मिली वो दिन का। तो माँ बाप का बोझ तो हमको भी नहीं बनना था, और वैसे भी कोई लड़की नहीं बनना चाहती है। तो मेरे मन में भी यही था, चलो अपने पैर पे खड़े होंगे। यूजीसी का यू नहीं पता था, नेट का एन नहीं पता था, जेआरएफ का जे नहीं पता था, पीजी फर्स्ट ईयर ही था। मेरे सर इतना मोटिवेट किए हम लोग को कि फॉर्म डाल दो, क्या पता बेटा यहाँ से लाइफ तुम लोग की चेंज हो जाए। हमारे 60 लोग, हमारे पीजी में 60 के ग्रुप में हम 2 लड़कियाँ फॉर्म डाले तो बहुत लोग थे, लेकिन हम 2 लोग जेआरएफ हुए। वो 2 लोग जेआरएफ होने के बाद हम लोग की लाइफ सच में चेंज हुई, और हम लोग को लगा कि चलो अब हम लोग की दहेज तो माइनस हो ही गई। उसके बाद जेआरएफ हुए, जेआरएफ होने के बाद अपनी सेवा यूनिवर्सिटी में दिए 6 साल। उसके बाद बीएड भी था मेरा, तो प्राइमरी में भी पढ़ाना हुआ, प्लस तैयारियां भी करवाते थे। जो बच्चे पीसीएस वगैरह की तैयारी करते थे और हायर एजुकेशन की तैयारी करते थे, उन लोग को भी तैयारी करवाते थे। फिर क्या था, बढ़ते गया। मम्मी पापा का भी एक ही चिंता था, सारी बेटी बेटों से तो निपट गए, ये एक बच्ची है, इनके पीछे 2 लोग और अटके हैं, क्या करें, जल्दी से जल्दी इनका भी निपटा के छुट्टी किया जाए। पर हम तैयार नहीं थे। हमारे मन में एक ही चीज़ था, दहेज कटवाना है, माँ बाप का बोझ नहीं बनना है। ये चीज़ था मेरे मन में, हमेशा चलता था। फिर था कि चलो पापा से बहुत रिक्वेस्ट किए कि हमको 1 साल दे दीजिए, हम अपनी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और फिर पढ़ना चाहते हैं। बोले ठीक है। वो हमको पता नहीं चलने दिए, खुशी खुशी हमको इलाहाबाद दीदी के घर छोड़ आए, एडमिशन भी करा दिए कोचिंग में, कहे तुम पढ़ाई करो, और पीछे से रिश्ता खोज के इनको खोज लिए। देख लीजिए बाप की भूमिका क्या होती है, पीछे से इनको खोज लिया, उधर मेरी एडमिशन कराए। 7 दिन बाद मेरे पास फोन गया, अपना बुढ़िया बिस्तराबाद में लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हम कही क्या पापा मेरे साथ तो धोखा कर दिए, हमको तो भेजा पढ़ने के लिए, तब तक लड़का कहाँ खोज लिए, और ये मिले कहाँ पर कि इनको मेरे जाते ही बस पीछे से मिल गए। आए, पढ़ाए थे, पढ़े थे, जिंदगी में कभी डर नहीं लगा, इतना इंटरव्यू फेस किए थे, आना जाना, कभी नहीं डरे थे। लेकिन लड़के के नाम पे हाथ एकदम ऐसे ऐसे हो रहा था। जब इनके सामने जाना हुआ, चाय वाली ट्रे उठा रहे, बार बार ऐसे ऐसे करके चाय गिर जा रही है। मम्मी के रेसा ना दूसरी कुल नाम पे रख दे, रख दिए। चाय तो दीदी ले गई, इनके सामने गया बैठे, पता हमको तो लगता था अपना नाम भी हम भूल गए। जब ये कुछ भी पूछे बस मेरा मुंडी ऐसे ऐसे होता था। हम सोचे फिर बाद में ना कहे लड़कियां गूंग है। यही चलता था मेरे मन में।
फिर करते करते चाय आया, पानी आया, सब सारी बातचीत हो गई। ये हमसे बहुत पता नहीं क्या क्या पूछा, उनको तो अभी भी नहीं याद आता कि क्या क्या पूछा। डर के मारे सब साफ था, कुछ नहीं। और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी डर के मारे कि हम पूछे आप करते क्या है। भाई पढ़ने लिखने के बाद शादी हो तो एक लड़की पूछती है ना कि भी हमको पता चले मेरा जीवन साथी कैसा है, क्या कर रहा है। पर उस डर में हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम खुद सोच रहे इतना इंटरव्यू, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, फिर इतना क्यों डर हमको लग रहा है। लेकिन शादी का जो फोबिया होता है ना, वो मेरे मन में था, नहीं कुछ पूछ पाए। हो गया, शादी तय हो गई, एंगेजमेंट की डेट पड़ गई। डेट पड़ा, ये लोग अगस्त की डेट फिक्स कर लिए, चलो इस डेट में होगा। मेरे पापा फिर बीच में एक बार हमको भेज दिए, जाओ तुम 2 महीने और पढ़ लो फिर आना। हमके बीच बीच में भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। चले गए पढ़ाई करने। फिर जब एंगेजमेंट में आए, इतनी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए आप लोग किसी भी एंगेजमेंट में गए हैं तो नारा लगाते हुए सुने हैं? पर हमारा एंगेजमेंट एकदम यूनिक तरीके से हुआ था। जैसे ही हमको रिंग पहनाए और माला डाले, हरा रिएक्शन, घघा रिएक्शन, हम तो देखने लगे ऐसे कि कर क्या रहे हैं। मेरे घर वाले सब, मम्मी पापा, ये हो क्या रहा है, किसी नेता से शादी हो रही है क्या? लेकिन वहाँ भी नेताओं के यहाँ भी होती है तो कोई राजनीतिक पार्टी वाला नाम लेके जय जयकार नहीं लगता। पर हमारे यहाँ जब हमारा एंगेजमेंट हुआ, हरा रिएक्शन, घघा रिएक्शन, दुल्हन शर्माती है, पर हम तो ऐसे देख रहे थे कर क्या रहे हैं लोग, सबके सब पागल है क्या, ये क्या बोल रहे हैं। कुछ समझ, मम्मी पापा सब परेशान, ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ा सा पापा को लगा हम भी गलत डिसीजन तो नहीं लिए, किस टाइम पे क्या हो रहा है। फिर करते करते शायद पापा पूछे होंगे तो पता हुआ होगा, हमको तो कुछ नहीं पता। फिर थोड़ा हम गुस्सा भी हो गए लोग के ऊपर, क्या किए हैं आप लोग, क्या खोजे हैं। देखो यही तो रिएक्शन हो गया। फिर क्या था, अब शादी की डेट भी पड़ी। शादी करने का मन था इन लोग को नवंबर में, पर मेरा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी भराया था, एग्जाम था। अभी जनवरी में महाकुंभ था। तो यही होता है कि जो हम लोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर होती है वो इलाहाबाद में ही होती है। पहले ये था कि महाकुंभ से पहले पेपर होगा, तो जैसे तैसे मना के पापा को बोल दिए नवंबर में शादी मत करिएगा, मेरा पेपर है। पापा मान गए, डेट रख दिए फरवरी का। फिर पूरा नवंबर दिसंबर बीत गया, एग्जाम की डेट नहीं आई। हम क्या होगा, फरवरी का डेट भी रखवा दिए, एग्जाम भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें। फिर 24 जनवरी को फिर मैसेज आया आयोग का कि पेपर होगा 16 फरवरी को। अब क्या होगा, अब उसके बाद होगा। फिर किसी तरह करवा के शादी 16 अप्रैल को करवाए, और फिर उसके 6 दिन बाद मैसेज आ रहा है कि अब एग्जाम 17 अप्रैल को होगी। अब सोचिए, एक समाज सेवा करने की इच्छा रखे, पीसीएस की तैयारी वहां जब करना चाहे तो एग्जाम और शादी दीदी की पड़ गई, वहां से मेरा डाइवर्ट हो गया। फिर वहां से यहाँ करते करते ये भी डाइवर्ट हो गया। फिर गुस्सा आया हमके, या तो सदिये कर ले तो नौकरिये करने पड़ेगी, दोनों ही साथ नहीं चलने वाला है। कापी किताब उठा के रख दिए गुस्सा में, उनके नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पढ़े बिना चैन भी नहीं आता था। जो भाई 18 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है, वो अगर आधे घंटे भी ना पढ़े ना, पढ़ाई का नशा ही होता है, वो पता चलता है जो पढ़ता है। फिर शादी की तैयारियां भी थी, कहें चलो एक बार बात करते हैं। फिर हमारे तरफ क्या होता है, एक दिन शादी और एक दिन के फिर रिसेप्शन होता है। तो कहें चलो 17 को है, 17 को रिसेप्शन नहीं रहेगा, 18 को रहेगा तो 17 को हम पेपर अपना देख लेंगे। खूब आराम से फिर जो उसमें पढ़ाई शुरू हो गई, शादी की तैयारी और ये दोनों हो रहा था। फिर जब 7 अप्रैल को मेरे पास जब सुबह ही गया तो उसमें जो कार्ड आ रहा है उससे पता चल रहा है 17 तारीख को बहुभोज है। अब क्या होगा, फिर देख के वही मूड खराब कि इतना डाइवर्ट होते होते जो चीज नवंबर से हम टाल रहे, करते 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 आज 17 अप्रैल तक मेरा पीछा नहीं छूटा। ठीक है, शादी हुई। शादी के टाइम पहले भी इनसे बात नहीं करते थे, इसलिए कि अगर बात करेंगे तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, जॉब नहीं हो पाएगी। कि उससे बहुत सुने थे, बात करते करते लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हम नहीं, हमको भूलना नहीं है, हमको भी अपनी पढ़ाई याद रखनी है, नहीं करें। उसके बाद जब शादियों की विदाई हुई, हिम्मत करके हम तो एडमिट कार्ड तक अपनी नहीं निकाल पाए, इतनी व्यस्तता थी, नहीं निकाले। मेरी फ्रेंड निकाल के दी। शादी की ही रात हमको 11 बजे मेरा एडमिट कार्ड मिला और कल दोपहर में 2:30 बजे पेपर है। तैयारियां सब कुछ थी, बस पहुंचने की देरी थी। कहीं दीदी छोड़िएगा नहीं इसको, बोले ठीक है पहले विदाई तो होने दो, क्या सभी तक तो कोई बातचीत थी नहीं, पता नहीं था।
जैसे ही होटल से निकले इनसे तुरंत कहे लखनऊ घर से कितनी दूर है। कह रहे क्या हुआ? हम कहे कुछ नहीं। पर्स निकाले, एडमिट कार्ड तुरंत थमा दिए। हम कहे ये देखिए यही है। तो कह रहे क्यों नहीं पहले बताई? हम यही तो बात है, पहले बात नहीं किए थे ना, इसलिए बताने का पॉसिबल हो तो यहीं से पहले चलिए, फिर आके एग्जाम देते हैं, वो उसका काम होगा। कह रहे नहीं, घर से 4 घंटे वहाँ दूर, फिर आना 8 घंटे, और तब तक रिसेप्शन की सारी तैयारियां भी होगी तो नहीं हो पाएगा। फिर बाद में करके हमको पता चला ये सारी बाधाएं क्यों आ रही है, क्योंकि हमको डीएक्सन फैमिली में जुड़ना था। शादी करके तो सब एक ही परिवार पाया ना, आप लोगों की शादी में तो एक ही फैमिली मिली, पर हमारी शादी में हमको तो 2-2 फैमिली। एक हमारी अपनी फैमिली, ये लोग मम्मी भैया दीदी सभी लोग हैं, और एक हमारी अपनी डीएक्सन फैमिली जहाँ जब आप लोगों के पास है, जो ये मान सम्मान प्यार आप लोगों का हमको यहाँ खींच के ले आया है। फिर क्या था, आ गए, एग्जाम तो छूटा, दुख तो होगा भाई, तैयारियां थी, सारी चीजें थी। दोपहर को आ गए 12:30 बजे ससुराल। ससुराल में सब दुल्हन को बैठा देता है तो नहीं, सब दरवाजे से झकते हैं बार बार। तो जिसपे मेरी नजर पड़ जाए तो अधिकतर तो वहाँ डीएक्सन वाले थे। हाँ, सब शादी में मेरे रिसेप्शन में जितने हैं सब डीएक्सन वाले दिख रहे थे। तो जो दरवाजे से आए झके, अगर मेरी नजर पड़ जाए तो मैडम गुड मॉर्निंग। तो 12:30 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जिसकी नजर ना पड़े तो भाग लेता था, जो आ जाए वो फिर 3 बजे फिर गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये पागल है, घड़ी देख के नहीं है। फिर 5:30 बजे 6 बजे फिर गुड मॉर्निंग। हम के एक पागल, 2 पागल, तीसरी पागल आ गई, वो भी बोल रही है। हम के लग रहे हैं घड़ी वड़ी नहीं है क्या, कैसे सब दिन रात मानते हैं। फिर कुछ देर बाद 9:30 बजे जब हम स्टेज पे बैठे, वहां भी देख रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमने सब पागलों के बीच में पापा हमके एक मौका था मेरे पास, जब हमसे पूछा गया लड़का पसंद है, तभी काश नहीं कर दिए थे तो आज पागलों के बीच में नहीं आए होते। मौका गवा दिया, और आज देखो मतलब यहाँ गुड आफ्टरनून इवनिंग नाइट तो होती ही नहीं है, जब देखो तब सब जगे रहते, सोते नहीं है, सब बीमार है, सब बीमार है। फिर जब सब हमसे पूछा यहाँ अच्छा लग रहा है, अब कैसे बुराई करें, दुल्हन भी थे ना, अच्छा नहीं लग रहा था बुराई करते हुए। हम क्या, हाँ ठीक है, सब ठीक है, करते करते बीत गया। फिर हम क्या, मेरे सर में दर्द हो रहा है, हमको दवा ला के दीजिए ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो। एक तो एग्जाम छूटा उसका दुख, उधर तो ये गुड मॉर्निंग सुन के और मेरा सर दर्द हो रहा था। हम क्या दवा लाइए, तो ये कह रहे हैं दवा नहीं मिलता है, यहाँ ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हम क्या दवा नहीं मिलेगा, ये कौन सा जंगल है, यहाँ दवा भी नहीं मिलता है। हम कहे मम्मी पापा तो अच्छी ही जगह देख के शादी किए होंगे, अब यहाँ दवा भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे नहीं। फिर ये चले गया, उनके बड़ी खड़ूस है, हम दवा मांग रहे हैं, इनको जरा सा भी दया में नहीं है, और चले गए। ले आ रहे हैं ग्लास में 2 in 1 घोलकर, तो कह रहे हैं इसको पी लीजिए। हम कहे काला चाय से जाएगा वो सर दर्द? कह रहे पी लीजिए। हम कहे नहीं पियेंगे, काले चाय से सर दर्द नहीं जाता, हमको दवा चाहिए, दवा ले आइए। कह रहे पहले पी लीजिए, यहाँ दवा कुछ नहीं मिलता, इसी से जाएगा। पहले हम किसमें घोले क्या है, पहले वो ले आके दिखाइए ना। तो कह रहे काला चाय नहीं, हमके क्या है पहले दिखाइए ले आके, तब जाके यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये 2 in 1 ले आके हमको दिए, कह रहे ये है। हम क्या अभी तक तो गुड मॉर्निंग, हरा डीएक्सन, जजा डीएक्सन, और अब ये भी पागलों की टोली में एक शामिल होगी, इससे मेरा सर दर्द ठीक होगा। जहाँ पेन किलर खाने से ठीक होता है वहाँ इससे ठीक होगा। कह रहे पी के देखिए, एक बार विश्वास करिए, पी के देखिए। और क्या आप तो फंस गए हैं, तो पीना ही पड़ेगा, पागलों बीच में भेज ही दिए लोग। खूब मन बोलते बोलते फिर हम पी लिए, और पीने के बाद सच में आधे घंटे बाद हमको जो रिलैक्स फील हुआ ना, आधे घंटे बाद हमको बहुत आराम मिला। फिर हम सोचे चलो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब अभी कुछ चेंज हुआ। इस कॉफी को पीने के बाद, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में सब होता है, जब पढ़ाई लिखाई करता है ना तो एक बोझ सा लगता है, सर भारी भारी सी होती है, लंबे टाइम तक बैठो पढ़ो तो फिर पता चलता है बहुत लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, चाय पीते थे। यही होता है, अपनी थकान मिटाने के लिए चाय ही पिया करते थे, है। उसके बाद हम इसको पीना शुरू किए, और इसको पिए हम एक चीज के लिए, सर दर्द के लिए, लेकिन हमको कई जगहों पे इसका फायदा मिला। जब शादी तय हुई थी तब कोई डिमांड नहीं थी दहेज की। जो मेरा सपना था दहेज माइनस करने का,
जब शादी हुआ तो भैया दहेज की मांग नहीं की, बोले लड़की दे रहे हैं इतनी पढ़ी लिखी, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, जो उसकी किस्मत में होगा वो खुद ले आएगी, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस 2 कपड़े में लड़की भेज दीजिए और उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। दहेज उधर से नहीं मांगा गया, पर हम उल्टा किए, ससुराल से दहेज मायके लेके गए थे, ये दहेज में इसको लेकर गए। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी उसके कुछ दिन पहले मेरी मम्मी 5 साल पहले से शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब की पेशेंट थी, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पता था। एलोपैथिक दवा के बारे में पता था और वही होता था, उनका जांच करवाया जाता था, उनको वही दवा दिलाई जाती थी। वो क्या था, वो अंग्रेजी दवा खाते खाते उनके हार्ट पे असर पड़ गया, तो डॉक्टर बोला कि इनकी नसें ब्लॉक हो रही है, अब इनको हार्ट अटैक का सिम्टम। मेरी मम्मी जो बैठे थे उनका सर घूमता था, बेटी का शादी करना है, तैयारियां चल रही हैं, बीच में उनकी अचानक तबीयत खराब। 20 मार्च को हम लोग को पता चला कि इनकी हार्ट ब्लॉक हो रही है। अब इनको मतलब ना ज्यादा खुशी देना है ना ज्यादा गम देना है। पूरे खानदान की सबसे छोटी बेटी, शादी हो रही है, सबको खुशी थी, और फिर भाई बेटी है चली जाएगी, इस बात का गम भी था। सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही होता है, बाकी किसी को नहीं होता है, और मम्मी को इन दोनों चीजों से बचाना था। शादी के 20 दिन पहले इतनी बड़ी चुनौती हम लोग के सामने आया, क्या किया जाए। तैयारियां 5 दिन रोक दिए, कहे पहले इनका इलाज करो उसके बाद कुछ होगा। मम्मी का बीपी, शुगर, सारी चीजें, होल बॉडी चेकअप कराई गई। डॉक्टर से बोले मम्मी को निकाल दिए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही, अगर उनको थोड़ा सा बता दो ना घबराने लगती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो वो बोली कि हम क्या, तुम बाहर जाओ, हम बात कर ले रहे डॉक्टर से। डॉक्टर से बात की है, बताया सारी चीज़ें की ऐसी प्रॉब्लम है, और भाई छोटी बेटी का शादी है, सारी चीज़ें तो ऐसे कैसे मैनेज होगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, इनको धीरे धीरे चाहे जैसे आप मैनेज करिए, शादी तक। हम बोले शादी तक तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद देखते हैं। जब हम इसको पिए उसके बाद तुरंत इनसे पूछे मेरी मम्मी को ऐसी परेशानी है, क्या ठीक होगा? ये तुरंत बताए शुगर, बीपी, थायराइड, फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, नसों का ब्लॉकेज, और हम महिलाएं काम करते करते थक जाते हैं, हमेशा अपने आप को थका महसूस करते हैं ना, होता भी है, 8 घंटे 10 घंटे काम ही करते रह जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग को बहुत रिलीफ देता है। ये बताए कि मम्मी को काम करेगा, इसके साथ और भी सारी चीजें दिए, और जब से मेरी मम्मी इसको पी रही है उनका शुगर, बीपी, थायराइड सब कंट्रोल है, और डॉक्टर अब कहते हैं कि क्या बात है, आप किस चिंता में है, दुबली फिट भी हो गई है और आपकी बीमारियां भी खत्म हो गई है। लेकिन उस डॉक्टर को अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया। हम क्या बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा और टाइम आ जाने दीजिए तब, क्योंकि अभी मेरी मम्मी 4 ही महीना हुआ उनको पीते हुए। फिर उसके बाद भाई गांव में नई नवी, आप सभी लोग गांव से ही है ना, अधिकतर लोग गांव से ही है। आपके गांव में दुल्हन आती है तो कैसा माहौल बनता है? सब ताका झांकी इधर उधर से लगा रहता है। हाँ, मेरे गांव में भी यही हाल था, दुल्हन आने के बाद ताका झांकी, घर पे आना जाना खूब लगा हुआ था, बार बार आना जाना। भाई दुल्हन आ रही है तो उसके हिसाब से थोड़ा दुल्हन को भी चेंज होकर सबके सामने जाना पड़ता है ना। तो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, कान में छोटा छोटा बूंदा पहनना, यही सब था, और शादी पे कम फोकस, एग्जाम पे ज्यादा फोकस था। मेरे कान का होल बड़ा नहीं हो पाया था, और शादियों में झुमका पहनना, दुनिया भर की चीजें होती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बड़ा कर लो नहीं तो दिक्कत होगा। हम तो जब आएगा तब देखा जाएगा, बहुत सारा काम होगा, कुछ कैसे भी करके पहन लेंगे। नहीं हुआ, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, बढ़ा ही नहीं। लास्ट मोमेंट पे जबरदस्ती ब्लड तक निकल गया, सब जबरदस्ती का पहना दिए हमको। अब वो इतना पेन कर रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इससे हम बोले, जब कॉफी पी के आराम मिला तो हम बोले हो सकता है इसका भी इलाज हो ही इसमें। तब हम क्या, मेरे कान में दर्द हो रहा है, इसके लिए भी कोई इलाज हो तो दीजिए, कोई पेस्ट लेके आए। ये वाला पेस्ट, हम कभी अंग्रेजी दवा नहीं खाए, इतने बड़े हो गए, बस एक बार डेंगू हुआ था उसमें खाए थे, उसके बाद हम कभी अंग्रेजी दवा नहीं खाए, न आयुर्वेदिक ही खाते थे। हम बस जब भी बीमार पड़े तो होम्योपैथिक खाते थे, हम कभी अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे। फिर हम कहे पेस्ट से मेरा कान ठीक होगा, ये तो दांत सही होता है इससे, तो कह रहे नहीं, इसको घोल के थोड़ा सा लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। हम ये पेस्टों से कौन सा आराम मिलेगा,
मतलब एक बार ब्लू बना के काला चाय की जब कॉफी पिला दिए तो यही चीज बार बार चलेगा। तो कह रहे पहले थोड़ा सा घोल के लगाइए। तो ठीक है, लगा लिए, थोड़ा सा आराम मिला। फिर हम कहे अच्छा ये एक ही काम करेगा एक ही बार? तो क्या नहीं, 2-3 टाइम लगाइए, आपको खुद पता चलेगा। 2-3 बार लगाए, आराम हुआ। हम कह लग रहा है सही में कुछ जादू है। मम्मी पापा खराब नहीं, कुछ अच्छा ही देख के शादी की है। क्योंकि पहली बार समझ में तो किसी को नहीं आता है और हमको भी नहीं आया था, लेकिन इतना पता था मेरे माँ बाप दुश्मन नहीं है, अच्छा ही देख के किए होंगे। पर वो थोड़ी थोड़ी जो इन लोग की उम्र थी ना, वो हमको विचलित कर दिया था। फिर इसको पूछे हम, क्या बस इसको कान में ही लगाना है कि कहीं और भी कुछ काम करेगा? तो क्या नहीं, सुबह का दांत धुलिए, देखिए आपके दांत में जो काई बैठा ना वो भी साफ होगा। और सही में करते करते मेरा दांत देखिए चमक रहा है। पहले तो मेरे दांत भी बहुत चमकने लगा। 2 जगह तो काम कर दिया, अच्छा है, और क्या होगा? तो कह रहे हैं इसको पाइल्स पे, जो लोगों को बवासीर हो जाता है ना, वहाँ भी काम करता है। समय से खाना ना खाने की वजह से पेट में अल्सर हो जाता है, उस बीमारी पे भी काम करेगा, घोल के पीजिए। बच्चों को हमेशा उल्टा सुल्टा फालतू खाते रहते हैं तो केचुआ हो जाता है, उस पे भी काम करेगा। फिर अगर हम महिलाएं क्या है, किचन में जल्दी जल्दी में काम करने में अधिकतर जल जाते हैं, कभी कुकर में लगेगा, कभी कढ़ाई में लगेगा, कहीं ना कहीं जलते रहते हैं। जलने पे, कटे पे, इन सब चीजों पे फायदा करेगा। फिर हम सोचे एक ही चीज इतने जगह पे काम कर रहा है, अब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आया हमको। फिर क्या, चलो चेंज करते हैं, देखते हैं। इस पेस्ट को फिर हम लगातार यूज करने लगे और हमको रिजल्ट मिलने लगा। फिर ऐसे ही करते करते 2 बार तो टेस्ट हो चुका, लेकिन कोई कितनी बार परखता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। हम कई बार और परखते हैं, एक बार और देखते हैं कितना दम है। हम क्या बताइए, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभा के भैया शादी उदी होता है, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, कैसे ठीक होगा? तो फिर ले आके हमको स्पालिना दिए। ये स्पालिना फिर हमको ला के दिए, बोले इसको खाइए ठीक हो जाएगा। 2 दिन खाए, हम क्या कुछ नहीं ठीक हुआ। कह रहे इतना जल्दी जादू नहीं होगा, खाइए धीरे धीरे ठीक होगा। तो हो सकता है मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा ही कमी रही हो, इसलिए टाइम लिया। 3 दिन बाद, चौथे 5वें दिन से हमको धीरे 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 आराम होना शुरू हुआ। फिर मेरा विश्वास बन गया इस स्पारुलिना के लिए। फिर ये हमको पूछे इसके बारे में, तो ये बताया ये एक नेचुरल फूड है जो ये हर कोई खा सकता है। छोटा बच्चा, जब बच्चा जन्म नहीं लिया है, माँ के पेट में है, तब से लेके बच्चा दूध पीता है तो माताओं को बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बादी चीजों को, बहुत सारी चीजों को बनाना पड़ता है। सब सारी महिलाएं ये खा सकती हैं। बच्चा होने वाला है, होने के बाद भी, या महिलाओं में बहुत सारी समस्या, सबसे ज्यादा समस्या होती है खून की। और ये क्या है? ये खून बनाने वाला ही फैक्ट्री है, ये हमारा खून ही बनाता है। उसके बाद ये छोटे बच्चे, आजकल बच्चों के ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा बोझ होता है बैग का, पढ़ाई का। जितना बच्चे का उम्र नहीं है, वजन नहीं है, उससे ज्यादा वजन उनके बैग का है। बच्चा चलेगा यूं ऐसे टेढ़े टेढ़े होगी, भाई क्या करे, उसकी भी मजबूरी है ना, कॉपी किताब नहीं ले जाएगा तो स्कूल में डांट खाएगा। तो वो भी खा सकता है, उसको भी इसका फायदा होगा, उसके ब्लड बनेगा उसका। ये देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरा एक का रिसर्च नहीं है, ये तो खा खा के हम पता किए ना कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें कितना दम है। ये हमको चाय लगा, पर वो कॉफी था, उससे मेरा सर दर्द ठीक कर दिए, एक मंजन से मेरा कान ठीक कर दिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या, ये सारी चीजें हम तो चेक किए। उसके बाद ये सारी कंपनियां देखिए, IIM, SAM, फिर WHO, NASA, FDA, IMA, ये सारी कंपनियां इसको बताई ये कितना सेफ और कितना अच्छा है। ये मेरा रिसर्च नहीं, ये इन कंपनियों का कहा होगा। हम तो अपना किए थे, जितना हमको लगा था, जितना खाए वो किए और आपको बताया भी। ये सारी चीज, ये सब के बारे में ये कंपनियां भी ये दावा कर रही है कि कैसा। उसके बाद 3 चीज तो हो गया। शादी से पहले क्या था, यूनिवर्सिटी आना जाना,